अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फ़ैट्स के बारे में है। फ़ैट्स एंड ऑयल्स। अब ये फ़ैट्स जो हैं वो क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा। अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, ग़िज़ाई अज्जा के बारे में। तो वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और वाटर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो फ़ैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अमूमन इनको डिसलाइक करते हैं और यही कहा जाता है कि इन्हें कम इस्तेमाल करें। इन्हें मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जब आज हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे बॉडी में तो आपको आइडिया होगा कि फ़ैट्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद करेक्टरिस्टिक्स, यानी हम इसके थोड़े से क्वालिटीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ़ैट्स आर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह तो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनमें कार्बन मौजूद है। बट अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फ़ैट। कि फ़ैट जो होते हैं वो किससे कंपोज किए बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन से बने हुए होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे ही थे। तो अब ये उससे डिफ़र कैसे करते हैं, उससे डिफरेंट कैसे होते हैं? तो दे डिफ़र फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन दैट दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन, यानी उसकी निस्बत इसमें इनमें ऑक्सीजन कम होती है। एंड मच ग्रेटर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी इसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा समझने होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है इसके अंदर। दे कंसिस्ट ऑफ अबाउट 76% कार्बन, ठीक है, 12% हाइड्रोजन एंड 12% ऑक्सीजन। तो ये इसकी एक तरह से कंपोजिशन बताएगी, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मैं आपको कोशिश करूँगी सिंपलेस्ट टर्म में बता सकूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो वो इतना आपको इतना नॉलेज नहीं होगा यकीनन इस बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उनकी जो केमिस्ट्री वगैरह है उनके बारे में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश करूँगी। एक चीज़ जहन में बिठा लें कि फ़ैट्स जो होते हैं वो मतलब किन से बनते हैं, यानी किस पे कंसिस्ट करते हैं, किन से बनते हैं? तो फ़ैट्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। यानी सिंपल बात ये कि फ़ैट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। और इन दोनों के नाम याद कर लें, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो है उसका 1 मॉलिक्यूल होगा और फैटी एसिड्स के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हम एक तरह से उसकी कंपोजिशन देख रहे हैं। अब जहाँ तक बात है उसकी करेक्टरिस्टिक्स की फ़ैट्स की, तो फ़ैट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, गैर हल पज़ीर होते हैं ना, उर्दू में अगर मैं बताऊँ तो इन वाटर। और लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे ईथर वगैरह है उसमें तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन फिर भी ये इमल्शन मतलब इमल्शन बना सकते हैं। इमल्शन यानी यूँ समझ लें कि जैसे अगर हम ऑयल के अंदर, ये जो आम आपके घर में ऑयल इस्तेमाल होता है उसके अंदर पानी ऐड करें, उसको बीट करते जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों तकरीबन आपस में मर्ज हो रहे होते हैं, लेकिन ऑयल सरफेस पे ऑयल ज़्यादा होता है। इसको आप यूँ समझें कि जैसे हम मायोनीज़ ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं मायोनीज़, तो वो भी इमल्शन से बनता है। तो वो मतलब हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं इमल्शन वाली, और इसके करैक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उससे मायोनीज़ बनाते हैं। तो फ़ैट्स जो होते हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और ऑयली भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होता है कि ये हार्ड हो, सॉफ्ट हो और ऑयली हो? तो ये डिपेंड करता है फैटी एसिड्स पे, काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स पे, ठीक है ना, और उनकी चेन जो बनती है, यानी जो उनका स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है।
सम जो फैट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं 4 कार्बन आइटम्स, और सम जो होते हैं 24 कार्बन आइटम्स भी कंटेन कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, कार्बन आइटम विल प्रोड्यूस अ हार्डर फैट देन अ शॉर्टर चेन, यानी जो लंबी चेन होगी कार्बन आइटम्स की वो हार्ड फैट बनाएगी, और उसकी जो छोटी चेन होगी, शॉर्ट चेन होगी, वो क्या करेगी, वो उसका जो फैट होगा वो हार्डर नहीं होगा। तो इसको हम यूँ देखें कि जैसे चर्बी है, चर्बी फैट है ना, वो हार्ड फैट है, इज़ मेड अप लार्जली ऑफ द लॉन्ग चेन, while butter, a soft fat, is composed of various fatty acids, some of which have fewer carbon atoms, यानी कम कार्बन आइटम्स इसमें होते हैं बटर में, लेकिन चर्बी में लॉन्ग चेन बनती है। ठीक है, तो ये इतने मैं आपको वो नहीं बताती, सिर्फ ये बताने की कोशिश करती हूँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी और ऑयली भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी चेन कितनी है, जिसकी जितनी लंबी कार्बन चेन होगी वो उतना हार्डर होगा। फिर एक और बात कि जो फैट्स होते हैं, जो फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, वो मतलब उनको हम आम लैंग्वेज में फैट्स कहते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं वो आमतौर पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। यानी फैट्स एंड ऑयल्स को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फ़ैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। अब वो फैट्स जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो सैचुरेटेड, उनमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। यानी दो तरह के फैटी एसिड्स, मैंने भी आपको बताया कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये दो मिलके फ़ैट बनाते हैं। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, आम मतलब आपको समझाने के लिए उसको मैं और ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करती हूँ। तो जो फैटी एसिड्स सैचुरेटेड होते हैं वो उनको आप यूँ समझ लें कि जैसे चर्बी है, देसी घी है, ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। ठीक है, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं फैट्स, यानी ठोस हालत में आपको मिलते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, देसी घी हो गया, चर्बी है, इस तरह की चीज़ें, ये इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और जो दूसरे जो ऑयल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे मुख्तलिफ तरह के ऑयल हो गया, सरसों का तेल देख लें, कॉर्न ऑयल हो गया, ठीक है, और भी हमारे पास बेशुमार ऑयल है, बादाम का तेल वगैरह, ये सारे। अच्छा, ये जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं, और किस वजह से लिक्विड होते हैं कि इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसको आप इतना ही यहाँ तक देख लें। आगे है कि क्लासिफिकेशन फैट्स की। तो अमूमन लिपिड्स की जो टर्म है वो बहुत वास्ट है। आपने शायद ये लफ्ज़ सुना होगा लिपिड्स। हम अमूमन फैट्स और लिपिड्स को एक ही उसमें लेके आते हैं, लेकिन लिपिड्स जो है वो उसकी उसकी एक टाइप है फैट। यानी लिपिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, वैक्सीज भी इसके अंदर आ जाती हैं, और मतलब इसमें ईथर है और पेट्रोलियम है, इस तरह की चीज़ें, पेट्रोलियम ईथर वगैरह। और इसके अलावा ये कि इसमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स वगैरह ये चीज़ें पाई जाती हैं। अल्कोहल हो गया। तो इसकी लिपिड्स में से एक है फैट। तो जो अमूमन हम इस टर्म यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ट्रू फैट्स के लिए, और वो वाले सब्सटेंसेस के लिए जो कि जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़ैट की। तो अमूमन 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रल फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉल्स। मैं इनको बहुत मुख्तसर करके बताने की कोशिश करती हूँ। ये किसकी टाइप्स हैं? लिपिड्स की, लेकिन अमूमन इन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स के अंदर रखा जाता है, लेकिन हकीकत में ये लिपिड्स की टाइप्स हैं।
न्यूट्रल फैट्स जो हैं वो उनको हम ट्रू फैट्स भी कहते हैं, और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनते हैं। अमूमन कैसे बनते हैं कि एक मालिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और 3 मालिक्यूल फैटी एसिड्स के होते हैं। तो फूड फैट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस ग्रुप से उनका लिंक होता है, और मोस्ट ऑफ द एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी इज़ इन दिस फॉर्म। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमें फ़ैट नज़र आती है टिश्यूज़ में भी, वो ज़्यादातर न्यूट्रल फैट्स की फॉर्म में होती है। फॉस्फोलिपिड्स जो उसकी दूसरी टाइप है वो जो होती है उसमें जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सिर्फ ये देख लें कि फॉस्फोलिपिड्स वैसे इसके अंदर ये है कि फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, और इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस भी पाई जाती है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल भी पाए जाते हैं, ये चीज़ें चारों पाई जाती हैं। लेकिन ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है कि फॉस्फोलिपिड्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ये सेल प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ब्रेन में, नर्व में, लिवर, किडनी, मसल, हार्ट एंड एग योक, इनमें ये पाए जाते हैं। थर्ड जो है वो है स्टीरोल्स। स्टीरोल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? स्टीरोल्स वो बनते हैं फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, उनसे बनते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप देख लें कि वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और स्पेशली ये पाया जाता है ब्रेन, ब्लड, स्किन और एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और एबनॉर्मली अगर इसकी प्रेजेंस हो, जैसे ब्लड वेसल्स में हो, खून की नालियों वगैरह में हो, तो आपको पता है हार्ट का इशू हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। इसके अलावा लिवर में अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाए, वो एक्यूमुलेशन हो जाए, तो वो अच्छी नहीं होती। लेकिन वैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है, यानी ये बॉडी में अपना फंक्शन भी रोल भी प्ले करता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, लेकिन अभी जो है वो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे हमने देखना है फंक्शंस इन द बॉडी, कि बॉडी में इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फैट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये इसके काफ़ी फंक्शंस हैं। जैसे ये इसका डाइट में बहुत रोल है। अगर हम फैट अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करते तो उससे क्या होता है, खाने में जायका पैदा नहीं होता। फिर ये मतलब इट गिव्स फ्लेवर। सेकंड, इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द बॉडी। इसका 1 ग्राम आपको 9 कैलोरीज देता है। फिर दे प्रोवाइड, फैट क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को? एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E एंड K भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड होती है। जैसे हम फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, विटामिन A, D, E एंड K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अगेन यही जैसे बता रही हूँ कि ये इट एड्स फ्लेवर टू द फूड, और इसकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ फैट वी मेक फूड मोर पैलेटेबल, कि हम इसको खाने के काबिल बनाते हैं और हमें खाना खाने को दिल चाहता है। अगर हम इमेजिन करें कि हम अपने खाने में फ़ैट को ऐड नहीं करेंगे, घी वगैरह को, ऑयल को, तो हम खाना नहीं खा सकेंगे, वो हमारे अंदर ही नहीं उतरेगा। और इसके अलावा ये ज़ाहिर है हमारी बॉडी को सॉफ्टनेस देता है कि आगे हम अंदर मतलब खाना जो है वो इस काबिल बनाता है कि हम उसको अंदर इंजेस्ट कर सकें, उसको खा सकें। फिर वही बात हो गई कि स्वेलो करने में आसान कर देता है, यानी लुब्रिकेट करता है फूड को यूँ समझें कि ऑयली बनाता है, जिसकी वजह से हम इजीली उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। इट गिव्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। और देखें जैसे अगर हम थोड़ी सी ऑयल ऐड करके फूड बनाते हैं, उसको खाते हैं, तो हमें देर से भूख लगती है। और अगर ऐसा ना हो, जैसे अपने सैलड्स देखें बग़ैर हम ऑयल के बनाते और ड्रेसिंग वगैरह के अगर हम खाएं सादा सैलड्स, तो हमें फुलनेस तो फील होगी, लेकिन थोड़ी ही कुछ ही देर के बाद हमें भूख का एहसास भी हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ फैट हम अपने ख़ुद को थोड़ा सेटिस्फाई भी करते हैं, और हमारा स्टमक जो है वो ज़रा सेटिस्फाई हो जाता है, हमें जल्दी भूख नहीं लगती।
तो फैट्स क्या करते हैं, इसके अलावा ये हमारी बॉडी को फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स की बनती है। और इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे रेटिना है आई का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो मेनली किससे बनते हैं, वो फैट से बनते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए तो ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये एक तरह से प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट हो गया, किडनी है, और मतलब किसी भी इंजरी से, किसी भी नुकसान से हमारी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, अगर हम इसका देखें तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। दरअसल ये एक ऐसी लेयर बना देता है स्किन के अंदर जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और फैट्स की हेल्प की वजह से ही हमारी बॉडी में एक शेप पैदा होती है, और मतलब हमारी हड्डियों का ढांचा नहीं लग रहे होते। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोगों को जो कम इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ैट, तो क्या होता है वो जल्दी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और दूसरा ये कि उनकी बॉडी जो है उसमें शेप नहीं आती, यानी कहना चाहिए कि ठोस नहीं होती बॉडी, उसमें हड्डियाँ फील होती हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने की आपको कोशिश की कि ये क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर रोल प्ले कर सकता है फ़ैट। तो फ़ैट को हमें इतना ज़्यादा ये नहीं समझे कि अनइम्पॉर्टेंट है, इसका हमारे नज़दीक कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे अहम ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारी बॉडी को। अच्छा, फिर अगर फ़ैट की कमी भी हो जाए तो फिर उससे क्या होती है, बॉडी में क्या होता है कि ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और ऑयलीपन नहीं होता, और स्किन पे जल्दी जो है वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, मैं कोशिश अब हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कोलेस्ट्रोल के बारे में, कि कोलेस्ट्रोल को हम अमूमन बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रोल जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। किस तरह से ज़रूरी है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किसके अंदर आ जाता है, स्टीरोल्स के अंदर। वो जो एक हमने 3 टाइप्स पढ़ी है ना, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा है, यानी फैट्स पढ़े हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, स्टीरोल्स। तो स्टीरोल्स की ही एक ये उस ग्रुप के अंदर ही एक ऐड होता है, सबसे उसकी एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये एनिमल सोर्स से हमें मिलता है, और ये अब तमाम बॉडी सेल्स में पाया जाता है, फ्लूइड्स में पाया जाता है। जो ब्रेन का समझें कि वाइट वाला पोर्शन है वो तकरीबन 14% कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और जो ग्रे वाला है वो उसमें तकरीबन 6% जो है वो ड्राई फॉर्म में पाया जाता है, जो मतलब हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूँ इसको आप समझ लें। हार्मोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ कॉलिक एसिड विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइल एसिड। बाइल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन में भी, उसकी फंक्शनिंग के लिए ये जो है कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो ज़्यादातर ये मशहूर है कोलेस्ट्रॉल, वो किसके लिए है, वो ये आपके हार्ट अटैक वगैरह के लिए है, आपके हार्ट इश्यूज़ के लिए की वजह से काफ़ी फेमस है ये वर्ड, जैसे कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ वगैरह। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये इन आर्टरीज़ के अंदर डिपॉज़िट हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी हार्डनेस का बायस बनता है। मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं आर्टरीज़ आ रही हैं, उनके अंदर ये डिपॉज़िट हो जाता है, उनको हार्ड कर देता है, फिर उनकी जो शक्ल होती है उसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है, यानी उनको बहुत ज़्यादा पतला कर देता है। ठीक है ना। और अच्छा, अब देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो किन 2 सोर्सेज से आ रहा है, एक को कहा जाता है एक्सोजीनस और दूसरा कहते हैं एंडोजीनस। एक्सोजीनस जो है वो 25% कोलेस्ट्रॉल इज़ इंजेस्टेड विद फूड, कि हम फूड के ज़रिए ले रहे होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ को देखें तो वो तकरीबन 500 to 800 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल ले रही होती हैं पर डे। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान को भी देखें
तो उसमें 300 मिलीग्राम पर डे हो रहा होता है। क्योंकि इधर क्या होता है, इधर पीपल ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं फ़ैट्स की निस्बत। मैंने बताया ना हमारे कंट्री में अमूमन यही ट्रेंड है कि फ़ैट को इतना नहीं लेना, तो ज़्यादातर ये कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। जहाँ तक बात है एंडोजीनस से कि वो क्या सोर्स है, तकरीबन 1500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी में ही बन रहा होता है पर डे। और इसमें से जो 75% होता है वो बॉडी नीड के लिए होता है। अगर हम हाई इंटेक ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का, ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो बॉडी में इसकी सिंथेसिस पे इफ़ेक्ट इतना नहीं करता। और क्योंकि ज़्यादातर जो होता है कोलेस्ट्रॉल वो इंटेस्टाइन के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो अगर हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो अमूमन वो फीसिस के ज़रिए आपकी बॉडी में स्टूल्स के ज़रिए वो एक्सक्रीट हो जाता है। नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी की सिंथेसिस में और उस डाइट में वो ज़्यादातर जो है वो बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दरअसल एज के साथ साथ ये मसला बढ़ता है। जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ कॉमन विद इंक्रीज्ड एज एंड रिड्यूस्ड फिज़िकल एक्टिविटी, कि जो हम ले रहे हैं जो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही। अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर वो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिज़ीज़ का। और जब ये फिर मिल जाता है दूसरे रिस्क फैक्टर्स के साथ, जैसे स्मोकिंग है, तो अमूमन इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट डिज़ीज़ की वजह से जो रिस्क है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले हम रिड्यूस करें कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे मैंने बताया कि जो हमें बटर से, एनिमल फैट, एग योक है, और इसके अलावा क्रीम मिल्क है, चीज़, केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह, मार्जरीन, इन चीज़ों से हमें मिल रहा है। कोकोनट भी है इवन, क्योंकि कोकोनट भी थिक हो जाता है, कोकोनट ऑयल अगर आप देखें तो हमें इनकी कंजप्शन कम करनी चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वेजिटेबल्स, फैट, फ्रूट्स, सैलड्स वगैरह जो हैं, इसके अलावा होल ग्रेन यानी जो हमारी दालें वगैरह हैं, अनाज है, उसको हम होल फॉर्म में लेने की कोशिश करें। लेग्यूम्स को भी मिल्क लें तो कोशिश करें स्किम मिल्क लें। वेजिटेबल ऑयल्स को लेने की कोशिश करें, स्पेशली कॉर्न ऑयल बहुत अच्छा है, एग वाइट वगैरह, ये सारे हमें लेने चाहिए। यानी आपने ये देखा कि दो तरीक़ों से हमें मिल रहा है कोलेस्ट्रॉल। एक तो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस भी हो रहा है, और दूसरा हम अब क्या कर रहे हैं कि हम डाइट के ज़रिए भी ले रहे हैं। तो वैसे हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इसके लेवल को कंट्रोल ही करें, इसका लेवल बढ़ने ना पाए। उसके लिए बेस्ट चीज़ें यही हैं कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, होल ग्रेन्स वगैरह को हम यूज़ करें, और हम ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतलब अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें सैचुरेटेड की निस्बत। और दूसरा क्या है कि हम कोशिश करें कि लिमिटेड कर दें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। तो ये मैंने थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको इसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगरचे कि ये इसमें इंक्लूडेड आपके नहीं है, थोड़ा सा है इसका बस जिक्र, लेकिन मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूँ कि किस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन इसमें चीज़ यही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।